सिद्धार्थ ने जैसे ही उन स्टोन्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया कि उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो गया था। सिद्धार्थ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आखिर में चिल्लाकर उसे रुकना पड़ा। और जैसे ही सिद्धार्थ को गाड़ी से निकाला गया कि वो वहीं पर मौजूद घास के ऊपर लेट गया था। सिद्धार्थ जैसे ही घास के ऊपर लेटा कि उसे ऐसा लगा कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी तरफ आ रहा है। ये चीज सिद्धार्थ ने आधी रात को सपने में देखी थी। सिद्धार्थ ने सपने में देखा था कि उसके ऊपर आसमान से तारा टूटकर गिर रहा है और जो चीज उसने आधी रात को सपने में देखी थी वो आज उसके सामने हकीकत बन गई थी। जब आसमान से तारा टूटकर नीचे आ रहा था वो सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के ऊपर जैसे ही वो तारा आकर गिरा कि अचानक से सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। ऐसा सिर्फ सिद्धार्थ को लग नहीं रहा था बल्कि ऐसा हुआ भी था। सिद्धार्थ की आत्मा धरती छोड़कर इंद्रनगर पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ की आत्मा इंद्रनगर में जब पहुंची तो वो आज का इंद्रनगर नहीं था जो महान मां के कब्जे में था, बल्कि वो उस दिन पहुंचा था जिस दिन युद्ध में घायल हुए इंद्रनगर के महाराज चंद्रमौली की मृत्यु हुई थी और वहां पर नए राजा का ऐलान किया जा रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जहां उसने उद्घोषक की आवाज सुनी तो उसके सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। सिद्धार्थ समझ चुका था कि वो इंद्रनगर पहुंच गया है। ये तो मैं इंद्रनगर आ गया, लेकिन देवयानी ने तो कहा था कि मिराक ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। फिर मैं अचानक से इंद्रनगर में कैसे? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा और आगे बढ़ गया था। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हुए इंद्रनगर राजमहल के सभागार में पहुंच गया था, जहां पर चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और राज्य के प्रधानमंत्री राजगुरु से नए राज्य की घोषणा करने के लिए कह रहे थे। सिद्धार्थ को ये सब किसी सपने की तरह प्रतीत हो रहा था। ये शायद एक सपना ही था, क्योंकि सिद्धार्थ बेरोक टोक वहां घूम रहा था। वहां पर खड़े सैनिकों और राज्य के अधिकारियों में से कोई उसे टोक नहीं रहा था। वो अपने मन से इधर उधर आ जा रहा था। इधर सिद्धार्थ की आत्मा इंद्रनगर में पहुंच चुकी थी और उधर सिद्धार्थ के पीछे चल रही टिया और रणधीर की गाड़ी, जहां पर सिद्धार्थ बेहोश पड़ा हुआ था, वहां पहुंच चुकी थी। गाड़ी चला रही टिया ने जब लोगों की भीड़ देखी तो उसके मन में वहां भीड़ के जुटने का कारण देखने की इच्छा जागृत हो गई थी और इसलिए उसने गाड़ी रोक दी थी और गाड़ी से उतरने जा ही रही थी कि तभी रणधीर ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो यार? तुमको भी ये सड़क के किनारे का तमाशा देखना है? मैं आती हूँ 1 मिनट में, टिया ने रणधीर से कहा। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम चुपचाप गाड़ी के अंदर आओ और चलो यहाँ से, रणधीर ने टिया को डांटते हुए कहा। और उसके बाद टिया को ना चाहते हुए वापस गाड़ी में बैठना पड़ा और उसके बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। टिया का मन एक बार उस भीड़ के वहां जुटने का कारण देखने को हो रहा था, लेकिन रणधीर के गुस्से के कारण वो देख नहीं पाई थी और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा था। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात यह भी थी कि उनके साथ शक्तिमौली भी मौजूद था और शक्तिमौली के गले में राज्य रक्षक आदित्य का टीका अभी भी पड़ा हुआ था। राज्य रक्षक आदित्य के टीके की ये विशेषता थी कि वो भारत के आसपास होने पर रोशनी छोड़कर उसके आसपास होने की सूचना देता था। लेकिन आज शक्ति मौली की बॉडी के साथ साथ वो टीका भी सिद्धार्थ के एकदम करीब पहुंच गया था, लेकिन उसने ना तो रोशनी छोड़ी थी और ना ही उसने सिद्धार्थ के बारे में कोई इंडिकेशन दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्यों टीके ने सिद्धार्थ के बगल में पहुंचकर भी काम नहीं किया था? इसका खुलासा होना बाकी था। सिद्धार्थ अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके साथ मौजूद ड्राइवर और वो बाउंसर दोनों सिद्धार्थ को होश में लाने का ट्राई कर रहे थे। गुल्लू भी उसके सीने पर उछल उछल कर उसे होश में लाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा था। और सिद्धार्थ को होश आता भी तो कैसे आता? वो तो इस समय इंद्रनगर में था, जहां पर उसके सामने इस समय इंद्रनगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था। सिद्धार्थ के देखते ही देखते राजगुरु ने युवराज परमदेव को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि प्रधानमंत्री यज्ञ बर्मन राजगुरु के द्वारा दिए गए आदेश को अमल में लाते कि वहां पर कुलगुरु विचित्रवीर आ गए थे और उन्होंने युवराज परमदेव को एक युद्धबंदी और गंधर्व विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र बताकर उन्हें राज्य का अगला उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। प्रधानमंत्री यज्ञ बर्मन जो चाह रहा था कि युवराज परमदेव राज्य के अगले महाराज बने, वो कुलगुरु विचित्रवीर के सामने कटु वचन का प्रयोग करने लगा था। ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये लोग कौन हैं?
सिद्धार्थ ने अपने आप से बोलते हुए कहा। उसने वहां पर खड़े एक दो लोगों से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि ना तो वो किसी चीज को छूकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता था और ना ही वो किसी से बात कर सकता था। इधर सिद्धार्थ की आत्मा इंद्रनगर में हो रहे घटनाक्रम को देख रही थी और उधर सिद्धार्थ के होश में ना आने की वजह से उसके साथ मौजूद ड्राइवर और वो बाउंसर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके साथ साथ गुल्लू भी बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों हुआ है। एक काम करिए, आप अनिकेत भैया को सिद्धार्थ सर के बारे में बता दीजिए, वरना कुछ ऊंच नीच हुई ना इनके साथ तो मंत्री जी हम दोनों को मार देंगे, वो भी जान से। सिद्धार्थ को बेहोश पड़ा देखकर ड्राइवर ने बाउंसर की ओर देखते हुए कहा, और उस बाउंसर को भी ड्राइवर की बात सही लगी और उसने अनिकेत को कॉल कर दिया था। हाँ बोलो रघु। उस बाउंसर को अपने कानों में अनिकेत प्रताप सिंह की आवाज सुनाई पड़ी। चूंकि वो बाउंसर यानी रघु सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर जा रहा था, इसलिए जैसा ही उसने कॉल किया, अनिकेत ने बिना कॉल इग्नोर किए हुए उसका कॉल उठा लिया था। भैया, वो सिद्धार्थ जी अचानक से बेहोश हो गए हैं और वो होश में नहीं आ रहे हैं। हम लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, रघु ने घबराई हुई आवाज में अनिकेत से कहा। और जैसे ही अनिकेत ने सिद्धार्थ के बेहोश होने की बात सुनी, उसका दिमाग सुन्न हो गया था। क्या? अनिकेत ने चौंकते हुए कहा। हाँ भैया, करीब 10 मिनट से वो बेहोश हैं और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं दिख रहा है कि हम उनको वहां ले जा सकें, रघु ने सिद्धार्थ की हालत के बारे में बताते हुए कहा। ठीक है रघु, तुम घबराओ नहीं, अनिकेत ने रघु से कहा और उसके बाद उसे समझाते हुए आगे बोला। तुम एक काम करो, अपनी लोकेशन मुझे भेजो, मैं वहां कोई डॉक्टर भेजता हूं और मैं और कार्तिक वहां आ रहे हैं। ठीक है भैया, अनिकेत की बात सुनने के बाद रघु ने कहा और उसके बाद फोन काट दिया था। फोन काटने के बाद रघु ने अनिकेत को अपनी लोकेशन भेज दी थी और लोकेशन मिलने के बाद अनिकेत ने सिद्धार्थ के लिए डॉक्टर का इंतजाम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद कार्तिक को बुलाकर सिद्धार्थ के बारे में बताने के बाद लोकेशन की ओर चलने की तैयारी करने लगा था। इधर अनिकेत सिद्धार्थ के पास उस जगह पर जा रहा था जहां पर सिद्धार्थ की बॉडी पड़ी हुई थी और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ इंद्रनगर में हो रहे घटनाक्रम को देख रहा था। कई सारे लोगों के विरोध करने के बावजूद कुलगुरु विचित्रवीर ने युवराज रुद्रदेव को ही राज्य का नया राजा घोषित कर दिया था और उसके बाद वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। जो लोग युवराज रुद्रदेव को राजा बनते हुए देखना चाह रहे थे वो तो खुश हो गए थे, लेकिन जो लोग युवराज परमदेव को राजा बनते हुए देखना चाह रहे थे वो दुखी हो गए थे। ये घोषणा करने के बाद कुलगुरु विचित्रवीर जैसे ही राजमहल से बाहर गए और राजगुरु की अनुशंसा मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने जैसे ही उद्घोषणा करना शुरू किया कि वहां पर अचानक से काले साए आने शुरू हो गए थे। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। अभी वो इस बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक काले साए ने प्रधानमंत्री के सिर को काट कर नीचे गिरा दिया था और उसके बाद जितने भी काले साए थे वो सब तलवार बन गए थे और सिद्धार्थ के देखते ही देखते पूरा राजमहल खून से नहा गया था। सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इतनी देर में पूरा राज परिवार घुटनों पर आ गया था और उसके बाद वहां एक और आदमी आ गया था जिसका एक पांव कटा हुआ था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि कालनेमी था जो युवराज रुद्रदेव को मारने आया था। सिद्धार्थ के देखते ही देखते कालनेमी और युवराज रुद्रदेव के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और कालनेमी ने आकर युवराज रुद्रदेव के ऊपर तलवार चलाती थी। युवराज रुद्रदेव के ऊपर तलवार चलती देखकर सिद्धार्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे लगा कि युवराज रुद्रदेव मारे जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि कालनेमी की तलवार युवराज रुद्रदेव तक पहुंचती कि वहां पर एक नीले रंग की रोशनी आ गई थी और उसके बाद जैसे ही उस रोशनी ने आदमी का रूप धरा, उस आदमी को देखकर सिद्धार्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि इंद्रनगर का राज्य रक्षक और वीरेंद्र शर्मा का बेटा आदित्य कुलश्रेष्ठ था। आदित्य को देखकर सिद्धार्थ को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। वो समझ चुका था कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि उसके सामने उस दिन के राज का खुलासा हो सके और उसे पता चल सके कि आखिर उसे करना क्या है। आदित्य ने कालनेमी के सैनिकों को हरा दिया था और उसके बाद आदित्य और कालनेमी की लड़ाई होने लगी थी। सिद्धार्थ मुंह खोले इस लड़ाई को देख रहा था। उन दोनों के बीच हो रही लड़ाई से पूरा राजमहल थर्रा रहा था। इधर सिद्धार्थ राज्य रक्षक आदित्य और कालनेमी के बीच हो रहे युद्ध को देख रहा था और उधर
दूसरी तरफ टिया और रणधीर का पीछा कर रहा जतिन भी वहां पहुंच गया था और जब उसने वहां भीड़ देखी उसने टिया और रणधीर को लेकर अनहोनी की आशंका हुई और इसी डर से उसने अपनी गाड़ी रोक दी थी और गाड़ी से उतरकर भीड़ को चीरते हुए आगे चल पड़ा था। भीड़ को चीरते हुए आगे जा रहे जतिन को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके सामने कितने बड़े राज का खुलासा होने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि जतिन सिद्धार्थ की बॉडी के पास पहुंच पाता और उसे देख पाता कि वहां पर अनिकेत प्रताप सिंह के भेजे हुए डॉक्टर और एम्बुलेंस आ गई थी और उनके साथ साथ एक दो पुलिस वाले भी थे और उन्होंने सबको वहां से हटने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी भगदड़ भी मच गई थी और जतिन धक्का खाकर पीछे आ गया था। इतनी देर में वो लोग सिद्धार्थ को एम्बुलेंस की तरफ लेकर चले गए थे। उसके बाद उसने अपने आसपास खड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने किसी लड़के के बेहोश होने की बात कही। तो ये सुनकर जतिन की जान में जान आ गई थी और तभी उसे याद आया कि उसने रणधीर की गाड़ी में ट्रैकर भी लगाया हुआ था और उसने झट से अपना फोन निकालकर उनकी गाड़ी की लोकेशन देखी तो पाया कि वो लोग आगे जा रहे थे। उन्हें आगे जाते देखकर जतिन ने वहां रुकना सही नहीं समझा और चुपचाप आगे बढ़ गया था। जतिन टिया और रणधीर के पीछे जा चुका था और सिद्धार्थ की बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुका था। इधर सिद्धार्थ की बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुका था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ की आत्मा इंद्रनगर में हो रही कालनेमी और आदित्य के बीच की लड़ाई को देख रही थी। तभी सिद्धार्थ के शरीर में सिहरन पैदा होना शुरू हो गई थी और उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा एहसास होते ही सिद्धार्थ ने जब उस खिंचाव की तरफ देखा तो एक लड़की बहुत तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ रही थी। जबकि सभी लोग कैद में थे तो उस लड़की को वहां देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा अजीब लगा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। वो लड़की आगे आगे भागी जा रही थी और सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे जा रहा था कि तभी वो लड़की अंदर मुड़ गई थी और फिर राजमहल से एक लाल रोशनी की धारा उठ गई थी और वो तेजी से आदित्य की तरफ चल पड़ी थी। आदित्य ने जब अपनी तरफ उस रोशनी को आते देखा तो उसने पारद को दरवाजा बनाकर उस पार फेंक दिया था और उसके बाद सिद्धार्थ उस लड़की की तरफ भागा और जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचा कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ के तोते उड़ा दिए थे। आखिर क्या देखा था सिद्धार्थ ने इंद्रनगर के राजमहल में और कौन है वो लड़की जिसने आदित्य के ऊपर चलाया था ब्रह्मास्त्र? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।